सो द नेक्स्ट जोग्राफिकल रिलम जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑस्ट्रल रिलम। ऑस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया से डिराइव हुआ है टर्म ऑस्ट्रल रिलम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रिलेटिव और एब्सोल्यूट लोकेशंस की। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, बीच में एक आइलैंड है तस्मानिया, और इधर है ये है पूरा न्यूजीलैंड। ठीक है, वेस्ट में लाई करता है इंडियन ओशन। ये पूरा जो ईस्ट वाला पोर्शन है ये पैसिफिक ओशन है, और साउथ में है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन मतलब अंटार्कटिका और उसके आसपास का जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं सदर्न ओशन। तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन। ऑस्ट्रेलिया में दो छोटे सी हैं जो फेमस हैं, एक है तिमोर सी, एक है कोरल सी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और जो उसका आइलैंड है उसके बीच में जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं बास स्ट्रेट, और इस वाटर बॉडी और न्यूजीलैंड के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं तस्मान सी। तो बास स्ट्रेट और तस्मान सी। ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड है ये स्टेट्स के अंदर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ठीक है, इसके अलावा ये है आइलैंड तस्मानिया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब ऑस्ट्रेलिया को करेंगे डिस्कस। तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? सब ये अकेला इकलौता एक ऐसा एक रिलम है जो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है। कोई भी दूसरा है, आप ज्योग्राफिकल रिलम की बात करेंगे वो इंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, ये अकेला है जो साउथ हेमिस्फीयर में ही है पूरा का पूरा। दूसरी बात है इसका कोई भी लैंड लिंक नहीं है, किसी भी दूसरे ज्योग्राफिकल रिलम के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है थ्रू लैंड। आप कोई भी दूसरा ज्योग्राफिकल रिलम देखेंगे, अफ्रीका देखेंगे, एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एशिया के अंदर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ये क्या है, सारे के सारे जुड़े हुए हैं दूसरे ज्योग्राफिकल रिलम के साथ। ठीक है, यूरोप है रशियन के साथ, नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका के साथ, सेंट्रल अमेरिका के साथ, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दूसरे किसी भी ज्योग्राफिकल रिलम के साथ कोई लैंड बेस्ड कॉन्टैक्ट नहीं है। फिर क्या है, सेकेंड लीस्ट पॉपुलस रिलम। जो पॉपुलेशन है इस ज्योग्राफिकल रिलम की वो सेकेंड लीस्ट है। ठीक है, सबसे कम किसकी है? पैसिफिक की है, और उसके बाद दूसरी सबसे कम ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रल रिलम की है। लाइज एट द क्रॉस रोड। क्रॉस रोड कैसे है? इधर बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड ईस्ट एशिया है, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, बहुत ही पॉपुलस, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंट्रीज हैं। फिर एंग्लो यूरोपियन लेगेसीज, मतलब कि ये भी एक कॉलोनी थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों कॉलोनीज थी यूरोप की, तो इनकी जो हिस्ट्री है उसमें भी यूरोपियन टच है। तो एंग्लो यूरोपियन लेगेसीज वो हिस्ट्री में वो इन्फ्लुएंस है यूरोप का। फिर क्या है, इंडिजिनस जो लोकल पीपल थे, ट्राइब्स थी, वो भी यहाँ पे मिलती हैं। न्यूजीलैंड में माओरी है, MAORI माओरी। ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनल, ABORIGINAL। तो इंडिजिनस लोग भी दोनों जगह बहुत ही प्रीडोमिनेंट पोजीशन में है, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है उनकी, और वो लोग डोमिनेट भी करते हैं कुछ कुछ चीज़ों में। इसके अलावा क्या है, दोनों ही कंट्रीज, पूरा का पूरा रिलम जो है वो रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फुल ऑफ मिनरल्स है, तो रॉ मिनरल्स को ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे ही न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के पास भी बहुत सारा रॉ मटेरियल है जो वो वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं। फिर है मल्टी कल्चरल पेनोरमा। अगर आप कंट्री सिटीज़ देखोगे, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, कैनबरा, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के साउथ एशियन मिल जाएंगे, यूरोपियन मिल जाएंगे, ठीक है, अफ्रीकन्स मिल जाएंगे। तो हर कॉन्टिनेंट से, हर कंट्री से कोई ना कोई लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो मल्टी कल्चरल है, मतलब एक कल्चर नहीं है, मल्टी कल्चरल है, कई सारे कल्चर इकट्ठे पाए जाते हैं।
ये रिलम क्या है, दो कंट्री से मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये दोनों कंट्रीज जब मिल जाते हैं तो ये ऑस्ट्रेल रिलम कहलाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो पेरिफेरली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हाईली कंसंट्रेटेड, क्लस्टर्ड इन अर्बन एरियाज। पेरिफेरली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अंदर जो ये एरिया है ये पूरा डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। तो ये जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो सारी की सारी पॉपुलेशन कहाँ पर है, इस एरिया में, कोस्ट पे, ब्रिस्बेन में, सिडनी में, कैनबरा में, मेलबर्न में, एडिलेड में, पर्थ में, डार्विन में, होबार्ट में, ठीक है। तो सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे फैली है कोस्टल एरियाज में। ऐसे ही न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में भी जब आप देखोगे तो पॉपुलेशन, जो मेन पॉपुलेशन जो कॉन्सेंट्रेशन हैं वो कोस्ट के ऊपर है यहाँ पर। तो बीच वाला जो एरिया है वो इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। फिर है फिजियोग्राफी की बात। तो इस एरिया की ऑस्ट्रेल रिलम की को सबसे ज़्यादा अगर इन्फ्लुएंस करता है तो वो करता है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। ऑस्ट्रेलिया क्या है, उस प्लेट के बीच में लाई करता है, और न्यूजीलैंड क्या है, उसके बॉर्डर पे लाई करता है। तो ये अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है तो ऑस्ट्रेलिया उसके कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है यहाँ पर। न्यूजीलैंड कहाँ है, न्यूजीलैंड यहाँ पे बाउंड्री पे है। तो ये प्लेट और ये प्लेट ऐसे मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये वाली प्लेट जो न्यूजीलैंड है वो क्रश कर रही है इस प्लेट के साथ, और ये वाली प्लेट जो ऑस्ट्रेलिया वाली है वो इस प्लेट के सेंटर में लाई कर रही है। समझ गए, अगर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है तो ऑस्ट्रेलिया उसके बीच में है और न्यूजीलैंड इधर साइड में, और ये दोनों प्लेट आपस में क्रश कर रही है दूसरे को। या ये पैसिफिक प्लेट है तो ये सबमर्ज कर रही है, ये इसके नीचे सबसाइड कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये तो सेंटर में हो गया प्लेट के, तो इस पर इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये वाली जो प्लेट है ये जब नीचे जा रही है, इसकी सबसाइड कर रही है, तो इस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो कैसे हैं रॉक ऑस्ट्रेलिया में, स्टेबल रॉक्स हैं क्योंकि ये प्लेट के सेंटर में लाई करता है। लेकिन ये क्या है न्यूजीलैंड, ये कन्वर्जेंस, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है पैसिफिक और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो न्यूजीलैंड यहाँ पर है तो इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनोज दोनों बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि इस प्लेट के सेंटर में, ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के बॉर्डर्स पे होता है, तो ऑस्ट्रेलिया तो बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ना तो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वोल्केनोज तो शायद ही कोई है। तो अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, न्यूजीलैंड में दोनों ही बहुत ज़्यादा है, वोल्केनोज भी और अर्थक्वेक्स भी। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो मैसिव है, अनकॉम्पैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और एक साथ है, इकट्ठा है। न्यूजीलैंड कैसा है, इलोंगेटेड एंड फ्रेगमेंटेड। इलोंगेटेड मतलब लंबा है, ठीक है, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्रेगमेंटेड, दो मेन आइलैंड है, उसके अलावा छोटे छोटे और भी आइलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया एक इकट्ठा वो है ग्रुप, न्यूजीलैंड फैला हुआ ग्रुप है, ठीक है। फिर है अंदर रिलीफ की बात। तो न्यूजीलैंड की जो माउंटेन्स हैं वो ज़्यादा ऊंची हैं, ज़्यादा हायर हैं। ऑस्ट्रेलिया की इतनी हायर नहीं है। एक मेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो मेन माउंटेन सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का। इसके वेस्ट में जो लैंड है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है पूरी, ठीक है। ये जितनी भी हाइट है वो इस एरिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम हाइट है वो ऐसी है 2200 मीटर। उसके अलावा ये जो पूरी लैंड है यहाँ पे लो लाइंग एरिया है, ठीक है, इसमें हाइट ज़्यादा नहीं है कहीं पर भी। तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट की। तो न्यूजीलैंड क्या है, ज़्यादा साउथ में लाई करता है, ठीक है। पूरा का पूरा आइलैंड है, छोटा आइलैंड ग्रुप है, तो उस पर ओशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सदर्न ओशन हो चाहे वो पैसिफिक ओशन हो। तो नॉर्थ में क्या है, मॉइस्ट
टेम्परेट और मॉइस्ट टाइप का क्लाइमेट है। साउथ में जैसे जैसे जाते जाओगे पोल के पास बढ़ता चला जाएगा न्यूजीलैंड, इसलिए कोल्डर होता चला जाएगा। न्यूजीलैंड क्या है, साउथ में है, ठीक है, हर तरफ ओशन है, आइलैंड ग्रुप है, तो इसके ऊपर वैसे ही रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों माइल्ड फॉर्म में होते हैं। और जैसे जैसे साउथ में जाएगा, यहाँ पे अंटार्कटिका है तो उसका असर दिखता है, तो ये वाले जो आइलैंड्स हैं, साउथ वाले जो आइलैंड्स हैं, इस पे ठंड ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा है और नॉर्थ में लाई करता है थोड़ा, तो इसमें बहुत तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको। जैसे नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, तो वहाँ रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया मिलेगा। साउथ में इधर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। साउथ में मेडिटेरेनियन का मतलब क्या है कि सर्दियों में जहाँ पे बारिश होती है और गर्मियों में सूखा पड़ता है, उस टाइप का क्लाइमेट आपको साउथ में देखने को मिलेगा। ईस्ट में क्या है, मैंने बताया था ईस्ट वाला जो पोर्शन होता है किसी भी कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे ह्यूमिड टाइप का टेम्परेचर है। इंटीरियर जो अंदर का एरिया है कॉन्टिनेंट का और ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला, ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया है। यहाँ पे एरिडिटी है, सूखा पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया कैसा हो गया, नॉर्थ वाला, यहाँ पे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट हो गया। ईस्ट वाला पोर्शन है क्योंकि यहाँ करंट आते हैं, ओशन करंट्स, तो उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों माइल्ड होते हैं। और अंदर का जो एरिया है पूरा सूखा हुआ है, पूरे डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया बात ब्रॉडली। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग अलग तरीके से देखते हैं कि इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हों। वैसे तो हमारा फोकस पूरे रीजन पे होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी 5 मिनट में। ऐसे न्यूजीलैंड को ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे फिर बाद में। तो ऑस्ट्रेलिया कैसा है, ऑस्ट्रेलिया हब है, बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, जैसे कि फार्मलैंड बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे खेती की जा सकती है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे भेड़ बकरी चरती हैं, पास्चर्स बहुत बड़े हैं, ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा है, तो फार्मलैंड भी है, पास्चर भी हैं। ये नदियाँ और ग्राउंड वाटर दोनों हैं, ठीक है। जो हमने ये दिखाया था, ये है आपका मुरे रिवर बेसिन, तो ये मेन रिवर सिस्टम है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा ये जो एरिया है ना, विक्टोरियन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट के बीच में ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं आर्टिशन, ARTESIAN, आर्टिशन जोन। आर्टिशन मतलब यहाँ पे ग्राउंड वाटर पूरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देखें तो पानी की भी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है इधर, तो रिवर्स भी हैं और ग्राउंड वाटर भी है, मिनरल से भरा पड़ा है, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, पहले से। तो पहले कोल की बात करते थे हम, कोल यहाँ पे पाया जाता है, आयरन यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा भी एनर्जी रिसोर्सेज जो है, ऑयल्स है, नेचुरल गैस है, इसका भी क्वांटिटी अभी मिल रही है। फिर क्या है, अगला पॉइंट क्या है, नेचुरल हार्बर्स, ठीक है। जितने भी सिटीज़ हैं यहाँ पर वो नेचुरल हार्बर है, मतलब कि शिप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। हार्बर्स हैं, शिप इजीली यहाँ पे पोर्ट अच्छे बन सकते हैं, चाहे वो ब्रिस्बेन हो, सिडनी हो, मेलबर्न हो, जितनी भी सिटीज़ हैं वो कोस्ट में हैं, और ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स इसलिए क्योंकि हार्बर है, अच्छे से शिप अंदर तक आ सकती है सिटी में, तो इसलिए वो हार्बर अच्छा बना गया है। फिर है जो पॉपुलेशन है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और सबकी सब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड है। तो अगर आपका जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो अच्छे से वेल एजुकेटेड हो, तो वो भी आपके लिए एक रिसोर्स का काम करती है। आपने पढ़ा होगा मैन भी जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट में। तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है काफ़ी अच्छी पढ़ी हुई है। हिस्ट्री की बात करें तो 1780-1790 में क्या है, यूरोपियंस वहाँ पे चले गए थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था, और जो वहाँ के लोकल लोग थे, अबोरिजिनल, उनको इसका फ़र्क पड़ा। तो वो लोग पहले कोस्टल एरियाज वगैरह पे जो होते थे, वो पहले वो भी लोग रहते थे, लेकिन यूरोपियंस के आने के बाद वो लोग
अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए, उनकी वो जो ज़मीन थी, कोस्टल एरिया थे, वो उनसे छिन गए। तो यूरोपियंस ने उनको अंदर की तरफ धकेल दिया। फिर नॉर्दर्न टेरिटरी ऐसी है जो थोड़ी सी बची हुई है, अदरवाइज हर जगह से कोस्ट से वो अंदर धकेले गए। फिर ये अगले 200 साल तक जो है यूरोपियंस ने उसको डिवाइड कर दिया 7 कॉलोनीज में, 7 अलग अलग कॉलोनीज में उसको डिवाइड कर दिया और वहाँ कब्जा कर लिया। फिर 1901 में जो है ये सारी कॉलोनीज इकट्ठी होकर इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाया। ये जितनी 7 कॉलोनीज यूरोपियंस ने बनाई थी सारी इकट्ठी होगी 1901 जनवरी 1901 को, और वो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बन गया। अभी 6 स्टेट हैं और 2 फेडरल टेरिटरीज हैं। ठीक है, इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको मैप में, जैसे ये बताएंगे। 6 स्टेट कौन से हैं? न्यू साउथ वेल्स, जिसकी सिडनी कैपिटल है, ये सबसे बड़ा स्टेट है। ये है न्यू साउथ वेल्स, ये न्यू साउथ वेल्स है जिसकी सिडनी कैपिटल है। फिर है क्वींसलैंड, ये है क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन इसका सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ आपने पढ़ा होगा, जो कोरल रीफ है सबसे बड़ी, वो यहाँ पर है। कोरल सी भी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे। अगला स्टेट है विक्टोरिया, जिसका सबसे बड़ा शहर है मेलबर्न। यह है विक्टोरिया, इसी का एक सबसे बड़ा शहर है मेलबर्न। इसी के अंदर एक टेरिटरी है, ये 2 फेडरल टेरिटरी, मतलब 6 तो स्टेट होगी और 2 फेडरल टेरिटरी, मतलब सेंटर की पावर है इस पे, सेंट्रल की टेरिटरी है ये। तो उनमें से एक है ये कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, NSW के अंदर है कैनबरा, इसके बिल्कुल साथ में। फिर है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ। पर्थ एक ही शहर है जो सबसे बड़ा है यहाँ पे, वो है पर्थ। करीब करीब 25 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे एडिलेड है। ठीक है, एडिलेड सबसे बड़ा यहाँ पे टेरिटरी है। इसके बाद है तस्मानिया, ये जो आइलैंड है, ये एक स्टेट है जिसकी होबार्ट इसकी कैपिटल है। इसके अलावा ये जो टेरिटरी है नॉर्दर्न टेरिटरी, ये सेंटर के पास है। ठीक है, ये स्टेट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। डार्विन इसका सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 2 सेंट्रल फेडरल टेरिटरी होगी, एक ये और एक कैनबरा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ऑस्ट्रेलिया देखा जाएगा तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा कंट्री है। इसको लैंड ऑफ डिस्टेंसेस बोला जाता है कि इसके बीच की दूरियां जो हैं बहुत ज़्यादा हैं जगहों के बीच में। फार फ्रॉम एवरीवेयर, अगर आप देखोगे दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कटा हुआ है, दूर पड़ता है। तो डिफ़िकल्ट मोबिलिटी, मतलब वहाँ पे जाना, मतलब मोबिलिटी, वहाँ पे मूव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका जो दूरी है दूसरे वर्ल्ड से, मतलब और दुनिया के दूसरे पार्ट से वो दूर है, उसका एक फ़ायदा भी उसको वर्ल्ड वॉर में मिला कि जापान जब कैप्चर करता जा रहा था इंडोनेशिया को, मलेशिया को इधर, तो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर पड़ता था उसको। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये बचा रह गया पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो दूर पड़ता था। तो दूरी के दोनों हैं, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बहुत दूर पड़ता है तो उसका इंटरेक्शन, ठीक है, उसका इंटरेक्शन जो है दूसरे वर्ल्ड से, मतलब दूसरे पार्ट जो है वर्ल्ड के, उससे कम रहता है। लेकिन फ़ायदा यह है कि वॉर के टाइम पे वो अपने आप को सेफ रहा है जब भी वॉर हुई है। इनसाइड अंदर भी देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनसाइड, तो वहाँ भी डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइसेस देने पड़ते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मूव करना है एक एरिया से दूसरे एरिया में तो आपका खर्चा ज़्यादा होता है इसमें। अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। तो पहले क्या था, सिर्फ ओनली जो वाइट्स थे, ठीक है, जो वाइट लोग थे, यूरोपियंस थे, उन्हीं को अलाउड था यहाँ पे इमिग्रेट करना, मतलब वहाँ पे जाके बसना। लेकिन अब क्या है, अब हर किसी के लिए अलाउ कर दिया है, बशर्ते कि वो वेल एजुकेटेड हो। तो हर साल करीब 1.5 से 2 लाख लोग हर साल वहाँ जाके बसते हैं, नए लोग। ठीक है, मोस्टली आजकल जो नए लोग जा रहे हैं वो जनरली एशियंस हैं। ठीक है, इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशी, चाइनीज़, ये सब लोग जाके वहाँ ज़्यादा बस रहे हैं।
तो पहले सिर्फ यूरोपियंस थे, अब हर तरह के लोग हैं, उसमें एशियन सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी बन गई, एक कल्चर नहीं है पहले यूरोपियन वाला, अब वहाँ पे हर तरह का कल्चर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो डेवलपमेंट है ना वो ऐसी दिखती है जैसे कोर और पेरिफेरी हो। कोर और पेरिफेरी मॉडल देखा होगा कि आपने, कि एक कोर होता है और इसके आसपास का जो एरिया होता है उसको हम पेरिफेरी बोलते हैं। कोर और पेरिफेरी का मतलब है कि जो मेन है वो एक सेंटर है, उसके अलावा फैला हुआ है, ठीक है, ये पेरिफेरी होती है जो कोर से बाहर जाके होती है। कोर वो एरिया है। अब कोर को इसको किस तरीके से देखा है कि कोर में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। किसको कोर बोल रहा है ये, इस एरिया को कोर बोल रहा है, साउथ और साउथ ईस्ट, ये जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये इसको वो बोल रहा है कोर। इसकी शेप देखो, यहाँ से अगर हम ऐसे बनाए तो एक चांद जैसा बनेगा ना, तो इसको क्रिसेंट शेप बोल रहा है वो। पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, क्रिसेंट शेप्ड, तो ये क्रिसेंट जैसी शेप है इसकी। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न और एडिलेड, ठीक है। तो ये इसको बोल रहा है कि कोर है क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं रह रही है। इसके अलावा एक सेकेंडरी कोर है यहाँ पे पर्थ में, क्योंकि यहाँ भी 25 लाख के आसपास लोग रहते हैं। तो ये मेन कोर है जहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बेसिस पे ये इसको कोर बोल रहा है। और ये है छोटा सा सेकेंडरी कोर। इसके अलावा जितना भी एरिया है ना उसको ये बोलता है पेरिफेरी। ऑस्ट्रेलिया में उसको बोलते हैं आउटबैक, आउटबैक नाम है उसका, ठीक है। तो एक कोर हो गया और दूसरा है पेरिफेरी। तो जितना भी एरिया है ना अंदर का, ये पूरा का पूरा वास्ट एरिड इंटीरियर, ये पूरा का पूरा कैसा है, सूखा हुआ है, डेजर्ट वाला है, तो यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो इसको बोलता है वो पेरिफेरी, ठीक है। लेकिन इसी में एक एरिया है, इस पेरिफेरी के अंदर वेस्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रासलैंड्स हैं। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ये जो माउंटेन्स हैं, इसके वेस्ट में जो एरिया है ये वाला क्वींसलैंड के अंदर, यहाँ पे ग्रासलैंड बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे भेड़ और कैटल दोनों ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो शीप से क्या है, भेड़ से क्या है, वूल, ऊन बहुत ज़्यादा निकलती है और लगभग 40% दुनिया की ऊन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करता है। तो इस एरिया को बोलते हैं फ्रंटियर ऑस्ट्रेलिया, फ्रंटियर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये कोर हो गया, बाकी उसने पूरे को इसको पेरिफेरी माना है, ठीक है, क्योंकि ये डेजर्ट वाला एरिया, लोग यहाँ ज़्यादा रहते नहीं है। लेकिन इसी पेरिफेरी के अंदर इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के वेस्ट साइड में ग्रासलैंड है जहाँ पे भेड़ और कैटल वगैरह होते हैं। तो वहाँ से मीट, ऊन, वूल, ये सब प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटियर ऑस्ट्रेलिया। बात करें जहाँ की अर्बनाइजेशन की, तो 82% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है। कैसी डेवलपमेंट है, सिमिलर टू जापान, जापान के सिमिलर यहाँ की अर्बनाइजेशन है। कोस्ट पे हैं सारे बड़े बड़े सिटी, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी हैं। तो बीच वाला जो एरिया है वो खाली है, लोग ज़्यादा नहीं है, सारे कोस्टल सिटीज़ हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सिटीज़ के बीच में, इसलिए उनका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है जितना दूसरे देशों में देखा जाता है सिटीज़ के बीच में। तो हर सिटी अपना अलग ही चलता है। सिटी बड़े बड़े हैं, इंटरेक्शन भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना दूसरे देशों में हम जनरली देखते हैं बड़े बड़े सिटीज़ के बीच का इंटरेक्शन। अब बात है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट शुरू हुई थी तो पहले फैक्ट्रीज और ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं आई थी। सबसे पहले तो क्या था, मिनरल्स थे, माइंस थी, माइन करते थे मिनरल्स को, और फार्म पे खेती थी। तो माइंस क्या है, मैंने आपको बताया कि पूरा मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और उसकी माइनिंग से स्टार्ट हुई थी डेवलपिंग करना, इसलिए यूरोपियंस भी वहाँ पे आए थे क्योंकि वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे। फिर क्या है, फार्म्स, खेती बाड़ी भी की जाती थी। तो वहाँ पे क्या है, वीट जो है इतनी क्वांटिटी में होता है तो उसको कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरह दिखाता है। मतलब वीट क्या है, उगाया जाता है बेचने के पर्पज से। हमारे यहाँ तो वीट क्या है, गेहूँ बेचा कम जाता है, ठीक है, जनरली खुद के खाने के लिए, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है वो बेचने के लिए। तो हमारे यहाँ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वीट कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है। वीट उगाया ही दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए जाता है। तो वीट क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी है। अभी मैंने बताया आपको। फिर क्या है, पशु बहुत ज़्यादा है, पशुधन जो है, शीप, कैटल, ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या है, वूल, ऊन, उसका मीट, हड्डियाँ, ये सब जो है बेची जाती हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। मिक्स्ड हॉर्टिकल्चर,
ठीक है, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने आपको बताई थी, इसके जो स्लोप्स हैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर मतलब कि फल फ्रूट की सब्जी इन सब की खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो बहुत बड़ा सप्लायर भी है फ्रूट्स का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर हुआ उसके बाद सिटीज़ डेवलप हुई, जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने सिटीज़ बना दी, वहाँ पे सर्विस सेक्टर आ गया। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस भी आ गया। अब क्या है, ऑन शोर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और कोस्ट पे दोनों जगह ऑयल और नेचुरल गैस पाए जाते हैं। ये कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ये बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं अपने ऑयल को और नेचुरल गैस को। आजकल का क्या ट्रेंड है, पहले ये लोग ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे, क्योंकि पहले यूरोपियंस का दबदबा था, तो वो लोग ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवाया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने अपना ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो प्रोडक्ट ये इंग्लैंड से मंगवाते थे चलाने के लिए, लेकिन आजकल ये खुद से ही उसको कर रहे हैं, खुद से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये लोग खुद से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट, आज भी ये लोग प्राइमरी प्रोडक्ट को जो होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी भी इसका नेचर वैसा ही है। तो पहले जो था कि पहले माइनिंग, मिनरल्स और फार्मिंग, वो आज भी है, आज भी ये लोग इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। बस ये है कि सिटीज़ आ गई हैं, वहाँ पे सर्विस सेक्टर आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन हुआ है, तो वो भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का नाम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए फेमस है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। ठीक है, पहले यूरोपियंस आए और जो ट्राइबल्स थे उन्होंने क्या किया, यहाँ की अपनी लाइफ स्टॉक से लैंड को ख़राब किया, डिग्रेड किया, तो सोइल इरोजन बहुत ज़्यादा हुआ। फिर क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियंस ने ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कट किए थे। तस्मानिया जो आइलैंड मैंने बताया था, तस्मानिया, ये फेमस है यूकलिप्टस के लिए। ठीक है, अशोक का जो पेड़ आपने देखते हो ना, ये फेमस है, वहीं से आया ही है अशोक का पेड़। अशोक का नहीं, ये जो इक्लिप्टस का पेड़ होता है, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, वो इक्लिप्टस का जो पेड़ होता है, लंबा सा पेड़ होता है, वो यहीं से आया है, इधर से, तस्मानिया से। ठीक है, तो पूरा उन्होंने पेपर बनता है उससे, और पेपर काट दिया है लोग, पूरा का पूरा जो जंगल था यहाँ पे इसका यूकलिप्टस का, ये पूरा काट के पेपर बनाने के लिए वो पूरा जंगल ही साफ कर दिया है। क्लाइमेट चेंज की बहुत दिक्कत है, एल नीनो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसकी वजह से कभी कभी तो फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी वहाँ सूखा पड़ जाता है। तो एल नीनो का बहुत असर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। कोल आजकल आपने देखा होगा कि अडानी ने जो है वहाँ पे कोल की अपनी एक माइन खरीदी थी और वहाँ से कोल माइनिंग करना शुरू किया था, लेकिन लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट कर दिया अडानी के अगेंस्ट। अभी भी प्रोटेस्ट चलता है वहाँ पे, यहाँ से कोल मत निकालो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इन्होंने अच्छी यूज़ नहीं की है और वो नहीं चाहते कि कोल इस तरीके से बर्बाद किया जाए। तो उन लोगों ने जो है पूरा अब प्रोटेस्ट, अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ गई वहाँ पे, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो गए हैं लोग, तो वो क्वेश्चन करने लगे हैं। अब बात है न्यूजीलैंड की। अगर करीब 2400-2500 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट में जाओगे ऑस्ट्रेलिया के, तो ये न्यूजीलैंड वाला एरिया आ जाता है। पहले क्या था, सिर्फ माओरी पॉपुलेशन थी, लोकल से उनको माओरी बोलते हैं, फिर यूरोपियंस आ गए। आज जो उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन है वो है करीब करीब 45 लाख, 4.5 मिलियन, 50 लाख के आसपास टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें 70% यूरोपियंस हैं और 30% माओरी बचे हुए हैं। लेकिन माओरी भी वहाँ काफ़ी डोमिनेंट उसमें से हैं। 2 लार्ज आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक है नॉर्थ आइलैंड, एक है साउथ आइलैंड। जो नॉर्थ वाला आइलैंड है ना, वो छोटा है, साउथ वाला बड़ा आइलैंड है, ये इसमें दिख रहा होगा बराबर, लेकिन साउथ वाला आइलैंड जो है वो ज़्यादा बड़ा है, नॉर्थ वाला आइलैंड जो है वो थोड़ा छोटा है। नॉर्थ वाले आइलैंड की हाइट कम है, साउथ वाले आइलैंड की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे जो है नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, मतलब उठा हुआ लैंड है, उसके जो स्लोप्स हैं, जो प्लेट्यूज के जो स्लोप्स हैं, वहाँ पे पास्चर हैं, वहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे पशु को चराया जाता है, इसलिए वहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है,
न्यूजीलैंड अगर दुनिया में जाना जाता है तो वो अपनी डेयरी इंडस्ट्री के लिए है। मीट, वूल, बटर, ठीक है, चीज़, मिल्क, एग्स, इन सब के लिए वो फेमस है न्यूजीलैंड। तो इसलिए है क्योंकि वो जो एरिया हाइट बहुत ज़्यादा है, माउंटेनियस आइलैंड्स हैं ये। ऑस्ट्रेलिया तो हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें पूरे में हाइट ज़्यादा है। तो जहाँ भी माउंटेन्स हैं उनके स्लोप्स पे ग्रासलैंड्स हैं, तो वहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, ये सब बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोग यूज़ करते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही नॉर्थ में क्या है बेसिकली ऑकलैंड ये सिटी है, वेलिंगटन, नेपियर, ठीक है। साउथ में ऐसे ही ये कैंटरबरी प्लेन है, क्राइस्ट चर्च इसमें सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, ये कैंटरबरी प्लेन है। तो जहाँ पर भी माउंटेन्स हैं उनके स्लोप्स पे उन्होंने ग्रासलैंड बना करके, ग्रासलैंड्स हैं और वहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री है। अब क्या है, यहाँ पे वो कई वैरायटी के डेयरी इंडस्ट्री होने का एक और कारण है क्योंकि यहाँ रेंज ऑफ सॉइल है, कई तरह की, हाइट बहुत ज़्यादा है, एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो सॉइल भी कई तरीके की है। प्लस जो पास्चर है, जो बेसिकली ग्रासलैंड है, उसमें जो पौधे हैं वो भी कई अलग अलग तरीके के हैं। तो वो समर और विंटर दोनों में चरना अलाउड, ग्रेजिंग अलाउ करते हैं। तो 31 मिलियन, 3 करोड़ भेड़ हैं, 6 मिलियन डेयरी वाली हैं, 4 मिलियन बीफ के लिए है। तो इस तरह देख लो कितना बड़ा उनके पास जो है पशुधन है, कितना बड़ा उनके पास डाइवर्सिटी है डेयरी इंडस्ट्री के लिए पर्पज से। यहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट और ये भी काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है, हॉर्टिकल्चर भी है और वेजिटेबल्स भी है। अर्बनाइजेशन 86% के आसपास है, 86% के आसपास लोग शहर में रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में था कोर और पेरीफेरी वाला, वही सेम है। मैक्सिमम जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पे हैं, आपके कोस्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इनलैंड जो है वो बेसिकली कम लोग रहते हैं, वो पास्चर ज़्यादा है वहाँ पर, या ग्रासलैंड ज़्यादा है, ठीक है। और जो मेनली जो ये शहर हैं बेसिकली कोस्टल एरियाज में, यहाँ पे जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लोग करते हैं वो डेयरी इंडस्ट्री में, पैकेज करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब में उनका फेमस है। और लास्ट जो है वो प्रोग्रेसिव ग्रीन पॉलिटिक्स, ग्रीन पार्टी है वहाँ पर न्यूजीलैंड में, जो पॉलिटिक्स करती है, जो एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता पैदा करती है। तो ग्रीन पॉलिटिक्स, और न्यूजीलैंड फेमस है ग्रीन पॉलिटिक्स के लिए। तो ये है ऑस्ट्रेलियन।